Everyone, I hope all of you are doing well. सिविल में अगर आपको कोई भी सिविल में कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए आपको रेमेडी क्या होती है? प्रतिकर क्या होती है रेमेडी? कोई भी अनुतोष क्या होता है सिविल का? अनुतोष अगर चाहिए तो क्या होता है? कॉम्पनसेशन। अरे सिविल में क्या मिलेगा? पैसा। सिविल में क्या मिलता है आदमी को? पैसा। क्रिमिनल में क्या मिलती है? जेल, सजा। एक केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद है आपको? उसमें क्या होता है, भीम सिंह को भीम सिंह एक एमएलए होते हैं और किसी पे वोटिंग होती है, उनको पुलिस रोक लेती, वोट नहीं डालने देती। बाद में जिसको भीम सिंह को वोट डालना था वो अल्टीमेटली जीत जाता है, लेकिन भीम सिंह अप्रोच करते हाई कोर्ट, देन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। जब भीम सिंह अप्रोच करते हैं तो उनको पूछा जाता है कि आपको क्या क्षति हुई है। जब भी मैं कोई बात करूंगा, कोई भी लीगल इंजरी की, किसकी बात करूंगा? विधिक क्षति की बात करूंगा। लीगल इंजरी की मैं बात करूंगा, विधिक क्षति की। सिविल का बेसिक फंडामेंटल ये समझिए, सिविल हर जगह अप्लाई होता है जहां पे भी आपको, जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है। सीपीसी हमेशा, सीपीसी की एक और काबिलियत की बात होती है। इस सीपीसी क्या है सर? एक प्रक्रिया विधि है, ये क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। और सीपीसी किसके साथ लगता है? हमेशा मूल विधि के साथ लगता है। मतलब सीपीसी हमेशा एक मूल विधि के साथ लगता है। मतलब जब भी एक कोई मूल विधि है, एक सब्सटेंटिव लॉ है, उसके साथ सीपीसी लगता है। क्यों? देखिए, सब्सटेंटिव लॉ, मूल विधि क्या होती है? वो विधि जो कि आपको क्या प्रदान करती है? अधिकार। क्या प्रदान करती है? अधिकार। अरे सब्सटेंटिव लॉ, मूल विधि क्या करती है? आपको कोई भी अधिकार देती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अधिकार देती है। कॉन्ट्रैक्ट का कभी भी कोई ब्रीच हो जाएगा तो कहां जाओगे? सीपीसी में जाओगे। जो प्रोसीजर है उसका वो कहां है? सीपीसी में। एसआरए हो गया। एसआरए खुद में ही एक सबस्टेंट प्रोसीजरल लॉ है, सिवाय सेक्शन 5 और 6 को छोड़ के। ये बताया मैंने एसआरए पढ़ाते वक्त। अगर आप स्पेशल रिलीफ एक्ट में जाएंगे तो स्पेशल रिलीफ एक्ट खुद में एक प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है, सिवाय 5 और 6 को छोड़ के, क्योंकि वो एक अधिकार सृजित करते हैं, एक राइट क्रिएट करते हैं इन फेवर ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर टीपीए हो गया। टीपीए भी तो हो गया सर। टीपीए खुद भी एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन 105 सेक्शन, 105 क्या बोलता है टीपीए का? क्या बोलता है? लीज की बात करता है। पट्टे की बात करता है। पट्टे का क्या देता है? एक अधिकार देता है। वो जो प्रोविजन है, अगर उसका वोलेशन होगा तो कहां जाओगे? सीपीसी में। जनरली बात क्या होती है, सिविल लॉ हमेशा एक जो प्रक्रिया विधि है, ये किसके साथ लगेगी? हमेशा मूल विधि के साथ लगेगी। जैसे पब्लिक सिविल लाइबिलिटी एक्ट हो गया, या फिर पब्लिक सिविल राइट्स एक्ट हो गया, या फिर SC/ST एक्ट हो गया। अब SC/ST एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट है, क्या उसमें सीपीसी लगेगा? क्या उसमें सीपीसी लगाओगे आप? अरे SC/ST को अधिकार दिया है तो हर सब्सटेंटिव पे नहीं लगेगा। जहां पे सिविल रेमेडी मिल सकती है वहीं पे क्या लगेगा? सीपीसी। एक सवाल आया आरजेएस में, आया था ना, पोश नहीं आया था? सेक्सुअल हरेसमेंट वाले में कौन सी प्रोसीजर लगेगा, सिविल या क्रिमिनल? अब पोश सिविल लॉ में दिया हुआ है तो सीपीसी लगेगा। बच्चे क्या करके आए उसमें? क्रिमिनल। और पोस्ट से क्या कंफ्यूज हो गए? पॉक्सो। पॉक्सो समझ लिया बच्चों ने? अरे मैंने पेपर देखे बच्चों के, दुख होता है कि यार तुम सिंपल ये भी पढ़ो कि सिविल के सब्जेक्ट कौन से आरजेएस के और क्रिमिनल सब्जेक्ट कौन से आरजेएस के। एक बेसिक कॉमन सेंस वाला बच्चा भी कर देगा कि हाँ यार सीपी से लगेगा। ये तो बैरेट की लाइन है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको नहीं याद, नहीं दिमाग रहा, तो वो कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकता है। अरे लो कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉमन सेंस है। आप में कॉमन सेंस है, आप डेफिनेटली उस चीज को कर देंगे। पूरा खेल सिर्फ कॉमन सेंस का है, और बहुत हाइपर कॉमन सेंस नहीं चाहिए, बहुत बेसिक कॉमन सेंस चाहिए लोगों को पढ़ते वक्त। ये बात ध्यान रखिए। जनरली सीपीसी हमेशा दूसरी चीज से काम करता है। देखिए, एक शब्द होता है कोड, एक शब्द होता है एक्ट, एक शब्द होता है संहिता, एक होता है अधिनियम।
दोनों में क्या अंतर होता है पहले ये बताइए मुझे। देखिए ये सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें, कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, एक संहिता और एक अधिनियम में क्या क्या अंतर होता है दोनों में, तो बताएगा। अरे इंटरव्यू में पूछते हैं सवाल, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो कोड होता है, जो संहिता होती है, जैसे लिखते हैं ना सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कहीं पे एक्ट यूज कर रहे हैं, कहीं पे कोड यूज कर रहे हैं। क्या चक्कर समझ में आता है आपको कि कैसे कोई भी रैंडमली कहीं पे भी कोई भी चीज पिक करके उसको चूज किया जाता है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बताइए मुझे। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, नहीं आया? चलिए अब समझिए। सर कहीं पे कोड होता है, कहीं पे एक्ट होता है, मतलब कहीं पे संहिता लगा देते हैं, कहीं पे अधिनियम लगा देते हैं। सवाल ये है, सवाल समझ में आ गया ना, ऐसा क्यों होता है वो समझिए। देखिए कोई भी चीज जो स्वयं में संपूर्ण होती है, मतलब कोई भी चीज जिसके अंदर पूरी विधि कंप्लीटली उसके अंदर है, वो एक कोड हो जाती है। उसके अलावा आपको कोई दूसरा कानून नहीं पढ़ना, उसको हम कहते हैं, वहां पे कोड होता है। कभी कभी इस कोड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कानून है, अगर कोई पूर्ववर्ती अगर कोई पूर्ववर्ती विधि है, मतलब अगर पहले से कोई कानून था और उस कानून को इकट्ठा करके क्या बना दिया, कोड, सही था। दूसरा, ये सिर्फ पार्लियामेंट ने नाम दिया है, किसने नाम दिया है, आपकी जो संसद है, विधायिका है, उसने एक नाम दिया है, अधिनियम। वो चीजों को अधिनियम बोलते हैं। और एक और आंसर ये होता है इसका कि जो एक्ट है ये खुद में बहुत कंप्लीट नहीं होते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको, डायरेक्ट निकालिए और प्रियम्बल पढ़िए, वहां पे कंसोलिडेट लिखा होगा, देखिए एक बार डायरेक्ट देखिए, प्रियम्बल देखिए, प्रियम्बल क्या होता है वो भी दिखाता हूं आपको डायरेक्ट। देखिए, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर। एक वर्ड दिख रहा है कंसोलिडेट, एक शब्द दिख रहा होगा प्रियम्बल में, एक शब्द लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, सिविल न्यायालय प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन, लिख रहा है कंसोलिडेट। सर जहां पे भी ये शब्द लिखा होगा, क्या शब्द, मतलब इसका मतलब होता है कि वो एक्ट खुद में एग्जॉस्टिव है, मतलब वो जो अधिनियम है वो खुद में संपूर्णता है। और ये जहां पे भी आप कोड पढ़ेंगे वहां पे क्या में देखोगे, मतलब सिविल के लिए सीपीसी के अलावा कहीं और प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, कहीं और दिया हुआ है आपने कभी देखा है? सवाल ये आता है क्या एविडेंस सेट कंसोलिडेट है, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या वो भी एक संपूर्ण विधि है क्या? नहीं है, क्योंकि एक एक्ट चलता है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। क्या चलता है? बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। अभी जब एविडेंस पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर बताऊंगा। जनरली बात क्या होती है, जहां पे भी ये शब्द लिखा हो, समेकन, कंसोलिडेट, इसका मतलब होता है कि वो कोड में एक तरह से वो एग्जॉस्टिव चीज है, उसके अलावा पार्ट आपको कुछ नहीं पढ़ना। और एक और रीजन क्या बताया कि कोई भी पूर्ववर्ती विधि है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ था, उसको आपने बना दिया तो उसको भी हम क्या कहते हैं सर, संहिता कहते हैं। लिखवा दूंगा, हर चीज लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना, आप लोग लिखना चाहें तो अपने मन से लिखिए। देखिए सीपीसी हम जब पढ़ते हैं तो सीपीसी में आपको सेक्शंस मिलेंगे, आपको ऑर्डर मिलेंगे और आपको मिलेंगे रूल्स, मतलब आपको धाराएं मिलेगी, आपको आदेश मिलेंगे और आपको मिलेंगे साथ में नियम। अब ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती हैं इसको समझिए। देखिए जब भी हम बात करते हैं सीपीसी की, तो सीपीसी में 158 तो है सेक्शन, ऑर्डर कितने हैं सर, ऑर्डर है 51, 51 ऑर्डर है, और रूल्स कितने हैं टोटल,
ये अराउंड 692 रूल्स हैं, 692 रूल्स। अगर आप सबको देखोगे तो बहुत ही घबरा जाओगे कि यार सीपीसी कैसे होगा, लेकिन सीपीसी से आसान सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है। जब हम इसकी लास्ट क्लास लेंगे आप यही कहेंगे, क्या कहेंगे? सीपीसी से आसान सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है। सीपीसी को कंफ्यूजिंग और भी चीजें बनाती है, जैसे डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री आदेश, निर्णय, ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग बनाती है कि सर ये क्या चीज है, इनको भी समझेंगे सर। सर जब निर्णय आ गया है तो फिर डिक्री लाने की क्या जरूरत है, सवाल है ना सर। जब फिर ये ऑर्डर क्या लेने आ गया बीच में, सवाल पूछ लिया ना ऑर्डर 45 का, कि नहीं पूछा अभी आरजेस में, सिर्फ 45 का, उसमें चीज साफ साफ पूछ ली उन्होंने, 45 रूल 1। जजमेंट, निर्णय। देखिए सीपीसी बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक फंडामेंटल से हम सब्जेक्ट को उठाएंगे। रेस जुडिकाटा की जो क्लास होगी, प्रांग न्याय, पूर्व न्याय, सेक्शन 11 जिसको भी आप कहते हो, रेस जुडिकाटा की अराउंड 50 क्लास होगी। कितनी क्लास? 50, 40 से 50 क्लास होगी रेस जुडिकाटा, सिर्फ रेस जुडिकाटा की। हम सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो सीपीसी अगर आपको आता है तो आपका एक इंटरव्यू में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। जिनको सीपीसी नहीं आता उनको इंटरव्यू में यही डर रहता है कि सीपीसी ना पूछ लें। क्या क्या डर होता है? क्योंकि सीपीसी ना पूछ लें, यार सीपीसी आता नहीं है। लेकिन जो बच्चे सीपीसी को अच्छे से करके जाते हैं, गो थ्रू होके जाते हैं, फिर उनको डर नहीं है कि सीपीसी से कहाँ क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। पेपर वो आ रहा है जो कि हम पढ़ा रहे हैं। शर्त ये है कि बच्चा कितना उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है और बच्चा कितना हार्ड वर्क करता है। देखिए अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो मैं आपके साथ एंड ऑफ द डे तक खड़ा हूँ, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि आप मेहनत कर सकते हो, जैसे बोलते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो फिर उन तिलों को क्या करना चाहिए? उन तिलों को क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं? अरे जिन तिल के अंदर, तिल का तेल जानते हो ना, अरे तिल होती है ना, तिल सर्दी में खाते हैं, लड्डू बनते हैं तिल के, ऐसे कहते हैं जिन तिलों में तेल नहीं है उनका क्या किया जाता है एंड में? फेंकते नहीं है। वो गाय गाय होती है ना घर में, गाय भैंस, उनके लिए जो बनाते हैं उसको कहते हैं बाटा। राजस्थान में क्या कहते हैं हमारे, उसमें उसको गला देते हैं, उसको खागले के साथ मिला के खिला देते हैं। तो जिन तिलों में तेल नहीं है उनका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 पत्थर थे मंदिर के अंदर, कितने पत्थर थे मंदिर में? 2 पत्थर। मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना करनी थी नई, तो एक मूर्तिकार आया, बुलाया गया शिल्पकार को, उसने एक पत्थर को ठोकना चालू किया, पत्थर ने रोना स्टार्ट कर दिया। पत्थर ने क्या किया? रोना शुरू कर दिया। और एक जो पत्थर था, जैसे उस पत्थर ने रोना स्टार्ट किया, उसने मूर्तिकार ने उठा के उसको साइड में फेंक दिया। जैसे ही फेंका उसके 2-5 टुकड़े हो गए। एक पत्थर था, उसको उसने पूरी चोट सहन करी और उससे बनी मूर्ति। उस मूर्ति पे अब सिर्फ फूल चढ़ते हैं, और जो पत्थर जो एक चोट पड़ने पे रोने लग गया, वो क्या काम करता है उस मंदिर में? नारियल फोड़ने का। उस पत्थर से सब नारियल फोड़ते हैं। तो आपके साथ भी यही कुछ सीन है। जीवन में अगर संघर्ष कर लिया और इस टाइम 1-1.5-2 साल का यूटिलाइजेशन कर लिया, यू विल गेट थ्रू विद ऑल द हर्डल्स। अगर नहीं कर पाएंगे सर, तो इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि हम यहां से आगे जाएं। लोगों में भीड़ बहुत है, कंपटीशन कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी 75 वाला बच्चा, 70 वाला बच्चा, 72 वाला बच्चा खुद को सेफ चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कितने कम है इस फील्ड में? वो भीड़ नहीं आई है जो कि आरपीएससी और आरएस की जो अदर एलिड एग्जाम्स होती है उसमें है। वो भीड़ नहीं है इधर। तो अगर सीरियस और डेडिकेशन के साथ 1-1.5 साल का पूरा विश्वास लेकर तैयारी की जाए तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर कोई सा भी एग्जाम सामने आए। लेकिन उसके लिए आपको बात माननी पड़ेगी हमारी। अगर आप बात नहीं मानते कोई इशू नहीं है, लेकिन खुद भी तो मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि परिणाम जब वो नहीं मिलता देखने को सामने,
तो फिर चलिए, तो धीरे धीरे हर चीज को समझा जाएगा, इनको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ऑर्डर रूल्स ये कैसे काम करते हैं सर? कुछ कुछ सेक्शंस तो कोरोस्पोंडिंग काम करते हैं। कोरोस्पोंडिंग का मतलब ये होता है, जैसे आप देखेंगे, जैसे आप देखिए, डायरेक्ट निकालिए एक बार, देखिए ऑर्डर 35 देखिए, अंतर्विवाची बात, ऑर्डर 35 निकालिए, सीपीसी में ऑर्डर 35 निकालिए, पीछे होगा, पीछे, हाँ हाँ, एक था पीछे जाइए, ऊपर देखने स्टार्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे इनको दिखाओ कहाँ से फाइंड करते हैं, ऊपर देखो, यहाँ, हाँ यहाँ से देखिए कौन से ऑर्डर पर है आप, ऊपर देखिए यहाँ लिखा होगा कि कौन सा ऑर्डर चल रहा है आपका। हाथों को थोड़ा सा अक्विंट बनाओ, इस एक्ट से दोस्ती करो। अगर आपको सीपीसी आता है तो आपको पूरा कानून आता है। अगर आप सीपीसी आता है, ऑर्डर 35 35 अंतर्विवाची बात, ठीक है। इंटरप्रिटर सूट ये दिया हुआ है, एक हाथ पे ये रखिए, और एक, अब आइए सेक्शन 88 पे, सेक्शन 88 सेक्शन स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। दिखा सेक्शन 88, वो भी इंटरप्लेटर की बात कर रहा है। तो सर सीपीसी के अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिनका ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, मतलब कुछ प्रोविजंस जो है वो स्वतंत्र प्रावधान है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो स्वतंत्र है, जिनका पीछे कोई भी सबऑर्डिनेट ऑर्डर नहीं है, मतलब साथ में नहीं पढ़ना, सेक्शन को ऑर्डर के साथ में नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ सेक्शंस को ऑर्डर के साथ में पढ़ना है। कुछ सेक्शंस पढ़े जाएंगे ऑर्डर के साथ में, जैसे ऑर्डर 35, सेक्शन 88। कौन से नहीं पढ़े जाएंगे? सेक्शन 10, सेक्शन 11। बताओ, रेस जुडिकेटा का कोई ऑर्डर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो हमको समझ में आता है कि कुछ का दिया हुआ है, कुछ का नहीं दिया हुआ। कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके कुछ सेक्शन नहीं दिए हुए, कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं, कुछ आदेश ऐसे हैं जिनके कुछ सेक्शन नहीं है, जैसे सेट ऑफ काउंटर क्लेम। सेक्शन में दिए हुए हैं क्या सेट ऑफ काउंटर क्लेम? दिया हुआ है क्या? प्लेंट का कोई सेक्शन बना रखा है क्या इन लोगों ने? जहां पे प्योरली रूल्स की बात आएगी, उसमें जहां पे प्योरली रूल्स की बात आएगी, सिर्फ नियम की बात आएगी, जहां पे प्रोसीजर की बात है, जहां पे कोई प्रक्रिया समझानी है, तो वो आदेश के थ्रू जाता है। जहां पे कोई अधिकार का सृजन करना है तो सेक्शन के थ्रू जाता है। समझ में आई बात? कोई अधिकार है, जैसे निकाली सेक्शन 15 कि सूट कहां फाइल होगा? लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड के अंदर, सेक्शन 15। तो मतलब वो आपको अधिकार दे रहा है, अधिकार दोगे सेक्शन में चले जाओ, प्रक्रिया समझानी है ऑर्डर में चले जाओ। कहीं कहीं पे अधिकार के साथ में प्रक्रिया भी दी हुई है तो वो आपको साथ में हो जाता है। अरे अधिकार दे रहे ना आपको कि आप सूट फाइल करो सबसे लोवेस्ट में। सेक्शन 9 भी एक अधिकार है, सेक्शन 9 भी ना, कि सूट कहां फाइल होगा, ये भी दिया हुआ है। तो जनरली जैसे हम आगे चीजों को पढ़ेंगे, इस सीपीसी की बहुत फंडामेंटल क्लास है, बिल्कुल बेसिक। बैलेट पे हाथ चलाते रहिए, जितना तेज चलाएंगे। सेक्शन 9 भी देख लीजिए एक बार, सेक्शन 9 देखिए कि सेक्शन 9 क्या बोल रहा है। तो सेक्शन 9 भी क्या एक अधिकार की बात कर रहा है, सेक्शन 9 भी एक अधिकार की बात कर रहा है। तो हम विद द टाइम चीजों को इंटरकनेक्ट करना सीखेंगे, किस ऑर्डर को किस रूल के साथ पढ़ना है, या किस सेक्शन को किस ऑर्डर के साथ पढ़ना है। ये भी मैं आपको एक लिस्ट बना दूंगा, या फिर लिखवा दूंगा क्लास में। अधिकारों की बात है तो सेक्शन में चले जाओ, प्रक्रिया की बात है तो ऑर्डर में चले जाओ। ऑर्डर के अंदर जो दिए हुए हैं वो क्या है सर? रूल्स। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे रूल्स क्यों लिखा है? इसको आर्टिकल भी तो लिख सकते थे। ये सब जो भी विधायिका होती है, लेजिस्लेशन होती है, जो कानून बनाती है, उसकी इच्छा थी, उसने ऑर्डर और रूल्स लिखा है, चाहे तो वो आर्टिकल लिख दे, चाहे तो आइटम नंबर लिख दे। उन्होंने नियम बनाए तो नियम। एक और सवाल ये होता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है
कि सर अब अगर कभी भी कंफ्लिक्ट होगा, कभी भी कंफ्लिक्ट अराइज हुआ सेक्शन में और ऑर्डर में, व्हाट विल प्रिवेल? कौन कौन कहते हैं कि सेक्शन प्रिवेल होगा? अरे सीपीसी में सब तीनों तीन चीजें दी हुई है, ऑर्डर के अंदर ही रूल्स है, लेकिन सेक्शन ऑर्डर तो है ही। कभी मान लीजिए झगड़ा हो जाए दोनों के अंदर, तो क्या करेंगे? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन पढ़ा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इस बार बहुत कंफ्यूज किया आईओएस ने एग्जाम में आईओएस मुझे भी बहुत टिपिकल सब्जेक्ट लगता है। आईओएस बेसिकली क्या है ना कि बहुत ही कंफ्यूजिंग से रूल्स होता है इंटरप्रिटेशन के। बच्चे क्या है हल्के में लेते हैं आईओएस को। मैं आंसर की बना रहा था तो बहुत सारे में सवाल था। एक तो होमोजीनियस वाला था, सजाती है अर्थान्वयन, है ना, एक था रूल ऑफ एसोसिएशन। अब दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अब कलरेबल लेजिस्लेशन आंसर होना चाहिए था उसका, जबकि माना क्या है? जबकि माना क्या है? एक था ना कि स्टेट कानून बनाता है, सेंटर कानून बनाता है, उसमें कलरेबल लेजिस्लेशन आएगा, लेकिन उसमें कुछ और माना है। जबकि वो रूल तो मैंने उसमें बुक में भी नहीं पढ़ा, जैन पांडे में नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब उन्होंने माना है, जो हम क्या कर सकते हैं उन्होंने माना है, ऑब्जेक्शन उसमें भी लगा है, क्योंकि दोनों के लिए लगता है। एक बुक में देखा था मैंने एमपीजेन में, उसमें लिखा था कि दोनों के ऊपर ये अप्लाई होता है। मतलब इसमें कलरेबलेशन भी सही है और वो भी सही है, बोनस देते नहीं है। तो जब भी चार में से दो ऑप्शन सही होते हैं और एक आपका लगाया हुआ होता है तो नंबर कट जाता है, नंबर कभी नहीं मिलता। राजस्थान में बोनस नहीं अलॉट होता है, ठीक है, लेकिन चार में से एक सही था लेकिन आंसर गलत बता दिया तो उसका फिर बोनस हो जाता है। फिर आपका गलत हुआ जो सब सही हो जाएगा ना जब आंसर की रेक्टिफाई होकर आएगी। तो सेक्शन और ऑर्डर में कंफ्लिक्ट होगा तो सर हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट, इनके बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जब भी दो प्रावधानों के मध्य झगड़ा होता है, जब भी, तो उनको सद्भाव पूर्वक उनको सोल्व किया जाता है ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत, अगर आपको थोड़ा पता हो तो। लेकिन अगर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कौन जीतेगा? सेक्शन। क्योंकि जो अधिकारों को सृजित कर रहा है, जिससे आपके राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, अल्टीमेटली जीत किसकी होगी? सेक्शंस की। ऑर्डर नहीं जीतेगा। एक सेक्शन निकाल देखिए, 122 होगा शायद, सेक्शन 122 देखिए, सेक्शन 122 देखिए एक बार। सेक्शन 122 निकालिएगा प्लीज। देखिए, रूल्स बनाने की पावर किसको दी गई है? अरे ऑर्डर में क्या होते हैं? तो सेक्शन 122 क्या बोलता है? तो बोलता है कि जो रूल बनाने की शक्ति है वो तो हाई कोर्ट को भी है। देखिए, जब भी पार्लियामेंट कानून बनाएगी, सबसे बड़ी पावर किसके पास है कानून बनाने की? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, विधायिका के पास। विधायिका ने जो चीज बना दी उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे लिमिटेशन एक्ट पढ़ाते था मैं, तो आपको मैंने उस चीज बताई थी आपको कि अगर 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन दिए हुए हैं, या 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल दिए हुए हैं, उसके बियॉन्ड कोई चीज करनी है आपको, तो क्या आप अगर जज हो तो क्या आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अरे कहते हैं ना कि सूट फाइल करने के लिए 3 साल का समय है, मनी मैटर में 3 साल का टाइम है आपके पास में, या कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है 3 साल का समय, डिक्लेरेशन का समय तो 3 साल का है, अकाउंट्स का तो 3 साल का है। वो लिस्ट याद करवाई थी, याद करो लिमिटेशन की, सवाल आया 63 सीधा सीधा वहां से, कहा था 61 63 याद रखना, पूर्वबंध फॉर क्लोजर कि बस दो ही इंपॉर्टेंट है, 61 63, 61 63, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता उससे वो। तो अगर मान लीजिए 3 साल बाद सूट फाइल हो रहा है, 3 साल बाद अगर सूट फाइल हो रहा है, तो ये जो अधिकार है इसको हम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब पार्लियामेंट में एक बार कानून बना दिया, एक बार लॉ कोई बना दिया, तो उसमें इवन कोर्ट को भी राइट नहीं है कि उस टाइम लिमिट को बढ़ा दे। इवन 151 का भी पावर नहीं है कोर्ट के पास। अगर कोर्ट सोचे इनहेरेंट पावर, 151 पढ़ेंगे इनहेरेंट पावर, इवन कोर्ट को इस चीज का भी अधिकार नहीं है। इनहेरेंट उसके पास अंतर्निहित शक्तियां भी नहीं है न्यायालय के पास। समझ में आ रही बात? तो ये इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन है पार्लियामेंट ने जो बनाया,
पार्लियामेंट का ही माना जाएगा। अभी देखिए सुप्रीयो में क्या बोला गया, आया ना सुप्रीयो वाला केस, सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और मैं 10 बार कह चुका हूं क्लास में कि ये केस आएगा, लिख लो। दीज वर माई वर्ड्स एग्जाम के पहले, ये केस आएगा, प्लीज इसको याद कर लीजिए। सुप्रीयो पूछाएंगे, सुप्रीयो पूछा जाएगा। मुझे लगता है क्लास में एक का भी गलत हुआ होगा, अगर मुझे सुनता है तो सुप्रीयो वाले में यही तो बात बोली थी, जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट उसको डीक्रिमिनलाइज कर दे, तो हम उसको ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज कर चुके हैं। कानून बनाने की शक्ति किसके पास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है। कानून बनाने की शक्ति कहां पे? पार्लियामेंट के पास है। अरे लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि सेम सेक्स को मैरिज को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, हमारे यहाँ पे बहुत सेक्रेड होती है शादियां, ठीक है, और बहुत पायस होती है, बहुत पवित्र होता है ना, पवित्र रिश्ता। सुशांत सिंह राजपूत का था ना पहले, पवित्र रिश्ता, अब देखो अपने बचपन में। तो हमारे यहाँ पे शादियां कुछ इस तरह से होती है। तो जो चीज पायस है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। या तो आप स्पेशल मैरिज, इनके आर्गुमेंट्स ये थे, मैंने इसकी पूरी हियरिंग सुनी है, इनके आर्गुमेंट्स ये थे कि सर हमें स्पेशल मैरिज एक्ट में स्टेटस दिया जाए, हम हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं जाना चाहते। आप हिंदू मैरिज एक्ट में कहते हो सेक्शन 5 में कि मेल और फीमेल होना जरूरी है, 18-21 होना जरूरी है। अरे सेक्शन 5 की 5-6 कंडीशन है ना, सप्तपदी होना चाहिए, सपिंदा नहीं होना चाहिए, अरे सब कुछ वही। अगर पढ़ा है तुमने हिंदू लो पढ़ा नहीं पढ़ा कॉलेज में, है ना? प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, सपिंदा नहीं होना चाहिए, 18-21 होना चाहिए, हिंदू दोनों पार्टीज हिंदू होनी चाहिए। तो कहते हमें नहीं जाना सर, हमें स्पेशल मैरिज एक्ट में बनाओ। एक हिंदू मुसलमान से शादी कर रहा है, या हिंदू ईसाई से शादी कर रहा है, या हिंदू किसी भी दूसरे धर्म में शादी कर रहा है, वो कहा जा रहा है? स्पेशल मैरिज एक्ट में जा रहा है। जब कानूनों को बनाया गया, जो सारे लोगों को बनाया गया, देखिए पार्लियामेंट ने जो बना दिया वो सबसे ऊपर है। एक बच्चा कह रहा था सर सेट ऑफ वाला सवाल है, ऑर्डर 8 रूल 6 क्या आया इस बार इलस्ट्रेशन, आया ना इलस्ट्रेशन कि सेट ऑफ माना जाएगा नहीं माना जाएगा। एक ट्रेस पासर है, उसके पास एक प्रोमिसरी नोट पड़ा है, ठीक है, वो कह रहा है फुलफिल कर देगा लाइबिलिटी उसकी। तो कह रहा है सर दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, था ना उसमें, इट कैन नॉट बी क्लेम बिकॉज द कैरेक्टर इज डिफरेंट, ये सवाल था। तो वो बच्चे ने आके पूछा मुझसे जैसे एग्जाम के बाद कि सर कैरेक्टर अलग अलग हुआ ना? मैंने कहा हाँ अलग अलग तो हुआ, लेकिन अगर आप बैरेक्ट में देखोगे तो बैरेक्ट में इसका आंसर यही, मतलब इलस्ट्रेशन उठा के दिए सीधा सीधा। और याद करो जब मैं सेट ऑफ पढ़ा रहा था, ऑर्डर 8 रूल 6, मैंने बोला था कि इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है इनको जाके प्लीज देख लेना। ये मेरे क्लास में कहा था ऑर्डर 8 रूल 6 के इलस्ट्रेशन देख लेना, और जो नहीं आए पूछ लेना। तो ना आपने पूछे ना आपने देखे, और आगे एग्जाम में इलस्ट्रेशन थोड़ा देख लेते उसको। देखो मेहनत में कमी है तो फिर मेरी तरफ से तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ तो मैं पढ़ाऊंगा इलस्ट्रेशन, क्योंकि देखो जब आप रिवीजन करते हो तो आप हर चीज को, एक एक चीज को नहीं बता सकते, क्योंकि फिर क्लासेस लंबी हो जाती है। तो सीपीसी का जो मेन कोर और फंडामेंटल ये है कि सीपीसी कभी इंटरफेयर नहीं करती अगर संसद ने कोई कानून पारित किया है तो उसके अंदर। सेक्शन किसने बनाए? पार्लियामेंट ने। लेकिन ऑर्डर के अंदर रूल्स कौन बना रहा है? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट बना रहा है। इसलिए अगर कानून इन्होंने बनाया है पार्लियामेंट ने, तो ये इंटरफेयर नहीं किया जाएगा इसमें। समझ में आई बात? और भी थोड़े बेसिक फंडामेंटल्स में बताता हूं। देखिए सबसे बड़ा जो आपका ऑर्डर रहेगा, आपका सबसे बड़ा ऑर्डर रहेगा ऑर्डर 21। उसमें रूल कितने हैं? सबसे लंबा ऑर्डर ये रहेगा आपका, सबसे ये लॉन्गेस्ट ऑर्डर रहेगा आपका। निष्पादन क्या नाम है इसका? देखिए सीपीसी में एक से लेकर 20A तक, ऑर्डर 1 से लेकर 20A तक हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि सीपीसी के जो 60 to 70% सवाल आएंगे एग्जाम में वो सिर्फ यहीं से आएंगे। 51 ऑर्डर बताए थे ना मैंने, टोटल ऑर्डर कितने हैं? 51। लेकिन इनिशियली जो 1 से लेकर 20A तक है, 60 to 70% सवाल कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। इस बार भी यहीं से आए 60 to 70% सवाल। आप ऑर्डर 10-2 रूल 2 ले लो उसका, या ऑर्डर 8 रूल 6 ले लो, सारे सवाल कहां से आ रहे हैं? यहीं से पूछे गए।
जनरली यहीं से आ रहे ना। ऑर्डर 21 हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर है, और ऑर्डर 21 हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि एग्जीक्यूशन कब होता है कोर्ट के अंदर? निष्पादन कब होता है? जजमेंट, डिक्री, फिर एग्जीक्यूशन। चलिए डायग्राम समझिए। कोर्ट में केस कैसे फाइल होता है? कोर्ट में केस कैसे फाइल होता है? मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिंपल एग्जांपल, अपना कचरा फेंकने वाला, वही अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मान लीजिए एक घर था ए का, एंड दिस इज द हाउस ऑफ बी। दोनों पड़ोसियों में कुछ भी होना हो, दो लड़ाई हमेशा पड़ोसियों में मिलेगी, एक तो नाली की और एक कचरे की। कोई से पड़ोसी ले लो आप, और ये होगी यूनिवर्सल रूल है ये। पड़ोसियों में कुछ भी होना हो, लेकिन कचरे और नाली की लड़ाई फिक्स है, वो तो मतलब मैंडेटरी है। सर ये कचरा फेंकता है घर के बाहर, ठीक है, इसको देखते देखते बीबी कचरा फेंकता है। एक दिन सर ए चला जाता है केस फाइल करने। हर चीज के लिए केस फाइल नहीं होता है। किसी ने वो मूवी देखी ओ माई गॉड, पहले वाली पुरानी अपनी अक्षय कुमार वाली, ओ माई गॉड 2 नहीं, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाली मूवी, कांजीलाल वाली ना। तो कांजीलाल केस में जाते हैं फर्स्ट हियरिंग पे, और जो एडवोकेट अपीयर होते हैं सामने से, वो कहते हैं सर देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन इन दिस केस। आप कभी भी देखोगे तो इस लाइन को याद रखना, सर देयर इज नो, ये क्या वर्ड है जो उसने बोला, उसको हम बोलेंगे वाद। बोलता सर देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन इन दिस केस। ये क्या है और की चीज क्या है? ये चीज क्या होती है? सर अगर आपके फेवर में एक लीगल राइट है, आपके पास एक विधिक अधिकार है, जब भी आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो क्या आ जाएगा? जब कभी भी आपके लीगल राइट का वायलेशन होगा तो क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन। कचरा फेंका उसने उसके घर के बाद, लीगल राइट है सर, राइट टू लिव इन सेफ एनवायरमेंट। न्यूसेंस भी किया इसने, कचरा फेंकना क्या होता है? न्यूसेंस। इसका विधिक अधिकार था, उसका उल्लंघन हो गया, कर दिया। और बाकी दोनों ने फेंका है तो जनरली बात यह है, कोर्ट देखेगा कौन किसके घर कचरा फेंक रहा है। एक वाद हेतु आ चुका है। तो जिस दिन वाद हेतु अराइज होता है, उस दिन से लिमिटेशन एक्ट चालू हो जाता है। समझ में आई बात? लॉ ऑफ टोर्ट्स में आप देखेंगे, लॉ ऑफ टोर्ट्स में कितने साल की लिमिट है? कहीं पे 1 साल, कहीं पे 2 साल, और कहीं पे 3 साल। अरे अपकृत्य जो विधि के अंदर, लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर जो समय दिया हुआ है, वो 1 साल, कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल, अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, उस दिन इसके पास एक अधिकार हो गया है सूट फाइल करने का, एक वाद लेके आने का। मान लीजिए इसके पास कॉम्पनसेशन के लिए कितना दिया हुआ है वहां पे, प्रतिकर के लिए। अरे सर कोर्ट क्यों गया ये? अरे कोर्ट क्यों गया ये? पैसा लेने और उसको रोकने, और जो कचरा फेंका उसको हटा वहां से, इसीलिए गया। यहां पे सर उसने केस फाइल कर दिया ए वर्सेस बी। अब यहां से पूरी एक सिविल की प्रक्रिया बताऊंगा कि कोर्ट फाइल होने से लेकर कहां से, बहुत बेसिक हर डिटेल में। सर जैसे ये कोर्ट में क्या करेगा, एक प्लेंट देगा अपनी, क्या देगा? प्लेंट, इसको कहेंगे वाद पत्र। न्यायालय में एक वाद पत्र देगा अपना, कोर्ट में नहीं देगा। जैसे नहीं जज साहब बैठे उनको जाके नहीं देना है, उधर ऑफिस होता है रजिस्ट्री, जहां पे फाइलिंग, इसको हम लोग फाइलिंग काउंटर बोलते हैं, सुविधा केंद्र बोलते हैं। हाँ, पेशकार तो वो उधर, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑफिस जो होता है ना, उसको फाइलिंग काउंटर कहते हैं, फाइलिंग काउंटर। अब फाइलिंग काउंटर में जाते हो आप और अपनी प्लेंट देते हो पूरी तैयार करके। आप जो प्लेंट देते हो वो कितनी कॉपीज में देते हो? 2 कॉपीज में। कितनी कॉपीज में? एक तो कोर्ट के लिए और एक समन के लिए। ऑर्डर 4 दिया हुआ है ना, प्लेंट शेल बी इन 2 कॉपीज, डुप्लीकेट दिया हुआ है भाई। 2 कॉपीज होगी वाद पत्र की, वाद पत्र की 2 कॉपी होती है सर, है ना। एक कॉपी तो ये और एक कॉपी ये। एक कॉपी कहाँ जाएगी? हमारे जज साहब के सामने। और एक कॉपी कहाँ जाएगी? समन से। समन क्या होता है वो भी सुनिए, जो भी नया शब्द आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। समन क्या होता है? समन का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए बुलाना, बुलावा देना, उसको क्या कहते हैं? समन कहते हैं।
मेरे को किसी पर्सन को बुलाना है तो मैं कहूंगा सर प्लीज समन इशू कर दीजिए, उसको बुलाइए कोर्ट में। तो मैंने कोर्ट में अपनी जो वाद पत्र दिया है, वाद पत्र के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वाद पत्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाद हेतुक, कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपके वाद पत्र के अंदर वाद हेतुक नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो सूट नहीं फाइल हो सकता। तो इसने प्लेंट जमा कराई और इसके ऊपर एक सीआईएस नंबर आता है, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम नंबर। आजकल ई कोर्स हो गए ना, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम नंबर आ जाता है। जिस दिन ये वाद पत्र न्यायालय के समक्ष लगाया जाएगा, मान लीजिए इस डेट को लग गया, इस डेट को होता है ना कि केस फाइल, जैसे मान लीजिए केस फाइल किया तो वकील क्या बोलता है कि 4-5 दिन में नंबर आ जाएगा कोर्ट में। नंबर आने का मतलब क्या होता है कि कोर्ट आपको बुलाएगा, आ जाओ। तो जिस दिन कोर्ट आपको बुलाएगा, जिस दिन आपका केस लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट हो गया ना, जैसे केस लिस्ट हुआ आपका, ये सीआईएस नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये सीआईएस नंबर कन्वर्ट हो जाएगा आपके सिविल सूट। बहुत से नंबर होते हैं, अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग बोलते हैं, बहुत से उसको ओरिजिनल सिविल सूट बोलते हैं, बहुत से सिविल सूट नंबर बोलते हैं। सिविल सूट नंबर मान लीजिए ये था पहला सूट साल का, तो ये 2000, आपने वाद पत्र दिया, एक सिंपल एक केस इंफॉर्मेशन सिस्टम से एक नंबर जनरेट हुआ, जैसे ही कोर्ट में पेश हुआ वो जो रीडर होगा वो एक नंबर डाल देगा कि इस साल का ये वाला केस नंबर है, सिविल सूट नंबर 01/2024। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। अब जज साहब के सामने पेश हुए आप, जो भी तारीख उन्होंने फिक्स करी कोर्ट ने, उस दिन आप पेश हुए और जज साहब ने बोला कि क्या इशू है सर, वो कचरा फेंकता है घर के बारे में, तो जज साहब क्या करेंगे, समन, क्या करेंगे, समन। लेकिन आप क्या कहोगे जज साहब को कि जज साहब प्लीज इसमें कुछ अस्थायी व्यादेश जारी कर दीजिए, इसमें कुछ टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर दीजिए ताकि उसको कचरा फेंकने से अभी मैं रोक दूं। और जो आप मांग रहे हो वो क्या है, एड इंटरिम एक्स पार्टी। क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो आप, अंतरिम आदेश मांग रहे हो, मतलब दूसरी पार्टी को सुने बिना एक पक्षीय अंतरिम आदेश की आप कोर्ट को कह रहे हो। एक्स पार्टी एंड इंटरिम क्या होता है कि मान लीजिए मैं पहले तारीख को गया, मैंने कोर्ट को बोला, मैंने कहा सर समन तो इशू कर रहे हो आप, उसको बुलाने के लिए ऑर्डर तो निकाल रहे हो, लेकिन सर प्लीज एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि कचरा हैंड टू हैंड फेंकना बंद करे। कोर्ट चाहे, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो ऐसा आदेश दे। ऊपर से निकल रहा है तो दोबारा समझो। वाद पत्र सीएस नंबर जिस दिन जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया, आप गए, आपको दे दिया केस नंबर, समन इशू कर दिया, समन इशू कर दिया, लेकिन आपको क्या चाहिए कि सर मुझे दिया जाए एक टेम्परेरी इंजंक्शन, उसको रोक दो जो कचरा ना फेंके। आप कोर्ट से इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, समझना, आगे की कहानी समझिए। कोर्ट ने समन इशू कर दिया, यहां पे क्या भेज दिया, समन। समन में लिखा है कि आपको 60 से 90 दिन के अंदर, क्या लिखा है, पहले 30 दिन आए, 30 दिन लिखा हुआ है, फिर 30 दिन कितने दिन बढ़ जाएंगे, 60 दिन और बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल कितने दिन हो जाते हैं 90। इतने टाइम में आपको आके रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है, लिखित कथन। क्या फाइल करना है, रिटर्न स्टेटमेंट। जी ये कौन करेगा, प्रतिवादी करेगा। फिर ये जैसे ही आएगा तो यहां पे जो प्रोसीडिंग्स होगी ये होगी ऑर्डर 10 रूल 2, इसको बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग। सवाल आया आरजेएस में कि फर्स्ट हियरिंग क्या होता है, किस किस का सही हुआ ये सवाल। ऑर्डर 2 रूल 2 क्या है, सही क्या हुआ, अभी तो हाईकोर्ट ने गलत मान रखा है क्या सही हुआ, कहां सही हुआ तुम लोगों का, ये तो हाईकोर्ट ने गलत मान रखा है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज माना उन्होंने, तो विवादों की रचना नहीं माना लेकिन आंसर क्या होगा, ऑर्डर 10 रूल 2 पहली हियरिंग पे क्या होता है। मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट में वो आया, जो कचरा फेंकता है वो आया, जैसे वो आएगा। ऑर्डर 10 रूल 2 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पूछा जाता है।
ऑर्डर 10 रूल 2 क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप जज साहब हो, ठीक है, मान लीजिए मैं जज साहब हूं और आप सारे कोर्ट में स्टाफ आए हुए हैं और बाकी एडवोकेट्स वगैरह हो, एक पार्टी खड़ी है यहाँ पे और दूसरी पार्टी खड़ी इधर। अब जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग ना तो ये पार्टी खुल के बोल रही है ना ये पार्टी खुल के बोल रही है, लेकिन पीछे कोने में एक दुबक के इन्हीं का कोई भाई खड़ा है उधर, तो मैं उसको कहूंगा कि तू आ गया, तू बता क्या बात है। तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ये मैटर आप इसको एडीआर के लिए तो नहीं भेज सकते, आप इसको मध्यस्थता के लिए तो नहीं भेज सकते, आप सिर्फ पार्टी से कंफर्म कर रहे हो भाई तेरे क्या फैक्ट्स हैं, तेरे क्या फैक्ट्स हैं, तेरे तथ्य क्या है, तेरे तथ्य क्या है। एक और सवाल पूछा आरसीएस ने, ऑर्डर 10 रूल 2 का पर्पस क्या है? एलुसिडेटिंग जो था, एक ऑप्शन था ना, एलुसिडेटिंग द मैटर इन फैक्ट। तो जनरली बात क्या है, ऑर्डर 10 रूल 2 का जो मेन पर्पस होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग। क्या बोलते हैं इसको? पहली सुनवाई। ऑर्डर 10 रूल 2 क्या कहते हैं? फर्स्ट हियरिंग। ये पहली सुनवाई होती है। अब हाईकोर्ट ने नहीं माना इस बार आंसर, लेकिन अभी जो आंसर क्या आएगी उसमें 101% चेंज हो जाएगा। ये बात समझिए, दिस इज द फर्स्ट हियरिंग। और जो फर्स्ट हियरिंग होती है उसमें किसी के एविडेंस नहीं लिए जाते, बस पार्टी से पूछ ले भाई हाँ भाई क्या दिक्कत है आपकी, क्यों फेंकते हो आपके घर के बाहर कचरा। तो ये बोलेगा ना सर पहले कचरा इसने फेंकना स्टार्ट किया था, आई हैव सीसीटीवी एंड प्रूफ। आपने क्यों फेंका कचरा? जी सर। तो आगे से एक दूसरे के घर के बाहर कचरा फेंकोगे? नहीं फेंकेंगे सर। मैटर यही हो जाता है ना क्लोज। क्या लग जाएगा फिर? ऑर्डर 15, है ना। अगर मान लीजिए मैटर सोल्व हो गया तो फिर ऑर्डर 15 में पहली सुनवाई पे क्या कर दो, मैटर को क्लोज कर दो। लेकिन न्यायालय को पता तो लग गया ना कि भाई दोनों का झगड़ा किस पॉइंट पे हो रखा है, तो कोर्ट को आसानी होती है इश्यूज फ्रेम करने में। आगे क्या आता है सर? आगे की क्या प्रोसीडिंग्स है वो भी सुनिए। कोर्ट ने ऑर्डर 10 रूल 2 की प्रोसीडिंग करी, कुछ फायदा मिला नहीं, कोर्ट ने यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर लिया। ऑर्डर 14, प्लेंटिव एविडेंसेस, डिफेंडेंट एविडेंसेस मतलब वादी के साक्ष्य, प्रतिवादी के साक्ष्य, प्लेंटिव एविडेंसेस, डिफेंस एविडेंसेस। फिर आगे चलिए, फाइनल हियरिंग, जजमेंट। फाइनल हियरिंग से कितने दिन में जजमेंट होगा? 30 डेज में। और एक अनिल राय वाला केस लिखवाया था मैंने जिसमें हाई कोर्ट के ऊपर नहीं लगता, हाई कोर्ट के ऊपर 30 दिन का नियम नहीं लागू होता, बताया था। और रीजन रिकॉर्ड करके 6 महीने तक हो सकता है फाइनल हियरिंग से, अगर आपने पढ़ा है तो। फिर डिक्री, 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री। देखिए जेल में नहीं भेजते इधर, जैसे मान लीजिए डिक्री दे दी कि ये 2000 रुपए उसको कंपनसेशन दे, और जो भी कॉस्ट हुआ है, खर्चा हुआ है पूरे केस का, वो भी उसको पैसा दे। डिक्री के बाद में क्या होगा सर? एग्जीक्यूशन। इसलिए ऑर्डर 21 को हम कब पढ़ेंगे? लास्ट में। दिस इज द क्रक्स एंड फंडामेंटल ऑफ सीपीसी। समझ में आया प्रोसेस? अभी एपीओम की क्लासेस जो होगी उसमें हम सीआरपीसी का भी सबसे पहली क्लास में ये पढ़ते हैं कि कंप्लेन केस में क्या प्रोसेस है, एफआईआर में क्या प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन में कहां से केस बन के आता है। अरे ये फंडामेंटल है सीपीसी का, ये समझ में आता है तो फिर पूरा सीपीसी समझ में आता है। हाँ अच्छा यही तो है। बीच बीच में बहुत सारी चीजें होती है जो मैं समझाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे जान मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या फाइल की थी, प्लेंट फाइल की थी ना। देखिए अब इतना आसान सा हो जाता है सीपीसी। देखिए प्लेंट के लिए जो नियम दिया हुआ है वो ऑर्डर 7, इसने जो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया हुआ है ऑर्डर 8, समन में ऑर्डर 5, इशू में 14, 18, जो भी विटनेसेस बीच में आएंगे ऑर्डर 9, पार्टीज नहीं है ऑर्डर 9,
16, 16A, ये बीच में सारे ऑर्डर हम पढ़ लेंगे। मतलब हर चीज हम लोग ये चीज मेक श्योर करेंगे कि हम हर चीज को इन डिटेल पढ़ें। समझ में आ रही है? देखिए एक और बात, सीपीसी क्या है सर? सीपीसी कनकरेंट लिस्ट में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। ये भी सवाल आया था शायद इस बार। इसमें आता है सीपीसी। लिमिटेशन भी कहाँ आता है? जैसे जितने भी प्रोसीजरल लॉ है ना, वो सब कनकरेंट लिस्ट में जाते हैं। ये तो सही करके आए होंगे, नहीं हुआ सही? हाँ, आपने क्या कर दिया? तीनों उपरोक्त सभी, कोई बात नहीं। कनकरेंट लिस्ट क्या होती है? सर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 दिया हुआ है, 7वीं अनुसूची दी हुई है। 7वीं अनुसूची के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर क्या होता है? 3 लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो राज्य की सूची है उसमें सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। संघ की सूची में सिर्फ संघ मतलब यूनियन कानून बनाएगा। और कनकरेंट में कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। जहां पे भी प्रोसीजर लॉ की बात होगी, जहां भी प्रक्रिया विधि की बात की जाएगी, वहां पे कानून बनने का अधिकार किसको है? दोनों को। ठीक है, तो ये सवाल पूछा कि सीपीसी में कौन बना सकता है, तो क्या आंसर था इसका? इसका आइटम नंबर लिख लीजिए प्लीज। एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 13, शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची कहा दिया हुआ है? 13वें नंबर पे दिया हुआ है, समवर्ती सूची में। ठीक है, लिमिटेशन का भी यही होता है, सीआरपीसी का भी समवर्ती सूची में है, आईपीसी भी समवर्ती सूची में है। ठीक है ना? एक चीज और इसमें देखिए कि संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम उस एसेंस से देखें तो सीपीसी की वैलिडिटी क्या है? क्या सीपीसी वैध है? उसकी वैधता क्या है? इस बार ये भी आ गया, वैलिडिटी, इनवैलिडेट, लेजिटिमेट। तो सीपीसी की वैलिडेशन क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है? देखिए एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 372, आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कानून ऐसे बोलता है कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, हम किस दिन आजाद हुए सर? हमारे कानून किस दिन लागू हुए? 26 जनवरी 1950। हम आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947। लेकिन हमारे कानून जिस दिन से लगे 26 जनवरी 1950। सुनिएगा, आर्टिकल 372 बोलता है जितने भी कानून है जो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में चल रहे हैं, जितने भी कानून 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में चल रहे हैं, जैसे आईपीसी 1872, आज से तो आईपीसी का गेम ओवर हो गया, 1 जुलाई है ना आज। आज से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का गेम ओवर हो चुका है। चलो, सीपीसी बहुत सारे कानून है, एविडेंस हो गया 1872। मैं कुछ नए कानून लिखता हूं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी सारे कानून क्या है? 26 जनवरी 1950 के पहले के हैं। तो आर्टिकल 372, अनुच्छेद 372 ऐसे ये कहता है, आर्टिकल 372 ये कहता है कि जो भी कानून
जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, जो भी कानून जो कि संविधान के विरोधाभास है, जो भी इनकंसिस्टेंट है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि विरोधाभास में है संविधान के, वो कानून 26 जनवरी 1950 के बाद नहीं माने जाएंगे। बहुत सारे प्रोविजंस थे, जैसे आईपीसी में एक प्रोविजन था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, उसको रिपील कर दिया, क्योंकि उसमें क्या था ना कि जैसे पहले कितनी टाइप की सजा थी, 6 टाइप की सजा हुआ करती थी। अंडमान निकोबार में जो भेज देते थे जीवन भर के लिए काला पानी की सजा, वो भी इसका प्रावधान था आईपीसी के अंदर। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद में उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो संविधान के मौलिक अधिकारों से विरोधाभास में था। तो ये भी याद रखिए, जब भी कोई प्रोविजन, आर्टिकल 372 ये कहता है, जब भी कोई भी प्रावधान संविधान के डायरेक्ट विरोधाभास में है, उसके इनकंसिस्टेंट है, तो वो कानून स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। कानून क्या हो जाएगा सर? स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यही बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 13(2), 13(1) यही बात कहता है। हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स भी यही बात करता है। तो सर ये पुराना कानून था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी है। आगे चलिए, अब थोड़ा सा हम सीपीसी का एक कोर और फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। देखिए, सीपीसी में कोई भी केस फाइल होता है वो सिर्फ एक ग्राउंड पे फाइल होता है, वो है क्या आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वेदर देयर इज ए वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट्स। अगर वायलेशन ऑफ लीगल राइट है, आपके अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो आप सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सूट फाइल करना है और सूट फाइल नहीं करना है, ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स के ऊपर। समझ में आई बात? आपका लीगल राइट है या नहीं, और हर एक इंडिविजुअल का क्या है, एक विधिक अधिकार है। हर एक नागरिक का एक विधिक अधिकार है। उसको सोने का अधिकार है, शांति से रहने का अधिकार है, उसको जीविकोपार्जन करने का अधिकार है। ओल्गा तेलीज लिवलीहुड, उसको सारे राइट्स हैं। और ये राइट कौन डिटरमाइन करता है सर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक राइट बनाता है, अगर उस राइट का वॉल्यूशन करता है तो आदमी कहां जा सकता है? कोर्ट जा सकता है, अप्रोच कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। ये बात क्लियर है? प्रोविजंस बहुत आसान है। द थिंग इज आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। द मोर एफर्ट यू विल डू, उतना ही जल्दी सक्सेस मिलेगा। देखो, सफलता 2 साल बाद में भी जज बनता है आदमी, 4 साल बाद भी जज बनता है, 5 साल बाद, अगर लगातार लगा रहता है तो। लेकिन ऐसी मेहनत की जाए कि एक साल में ही, 1.5-2 साल में आप लग के निकल गए। मैं हमेशा ये बात क्यों कहता हूँ? क्योंकि देखो, समय लौट के नहीं आता है। तो टाइम गया वो गया। अभी आपके पास कोई काम नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आप जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक काम है, वो है पढ़ना, और कोई फर्दर काम अपने पास नहीं है अभी, सिर्फ पढ़ाई करनी है। एक ही काम है पढ़ना, तो फिर पढ़ाई करेंगे अच्छे से, क्या दिक्कत है? ठीक है। देखिए, सीपीसी में हम बहुत सारे जजमेंट्स भी देखेंगे। देखो, सीपीसी में जजमेंट्स बहुत कम है। जैसे सीआरपीसी में आपको बहुत भर भर के जजमेंट्स मिलेंगे। डिफॉल्ट बिल के ऊपर जजमेंट मिलेगा, इसके ऊपर जजमेंट है, इसके ऊपर जजमेंट है। अब इनका थोड़ा पता लग जाए आरपीएससी वालों का कि ये एपीओ का वही सिलेबस रखेंगे, चेंज तो नहीं करेंगे। एक बार इस वीक मैं थोड़ा अपने सोर्सेस से पता लगवा लेता हूँ। नहीं पता लगेगा तो अपने 8 तारीख से एपीओ का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 8 से। और उसमें जो एपीओ का जो बैच होगा, उसमें सीआरपीसी के जो लेक्चर्स होंगे, उनकी लेंथ होगी 60 to 70 लेक्चर्स। क्योंकि हमारे पास अभी कितने महीने हैं सर? अगर आप देखे जाए, हमारे पास 5 से 6 महीने हैं अभी। हमारे पास 150 से कितने दिन है? 180 दिन है एपीओ के प्रीलिम्स के लिए। एपीओ भरा है नहीं भरा है? एपीओ भरा है ना? एपीओ 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 नहीं, किस खुशी में नहीं भरता? अरे भाई, आरपीएससी में फ्री में फॉर्म भरता है। हाई कोर्ट में लेते 1200-1300 रुपए, हाई कोर्ट फ्री, 1 रुपया नहीं लेता है हाई कोर्ट। ये आरपीएससी, गहलोत सरकार जैसी भी थी,
लेकिन अपने काम बढ़िया करके गई है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन गहलोत सरकार का ज्यादा अच्छा है, मानते हो ये बात मैडम? एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता संभाल नहीं की सकती, वो जो होती है ना लोगों से काम करवाना, योजनाओं को जमीन तक बढ़ाना, मैं गहलोत सरकार की इसमें तारीफ करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत अच्छा है। फिर पॉलिटिशियन, देखिए पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, आपका जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरा वो रेलवे के इंजन की तरह काम करता है। वो जितना अच्छा भागेगा उसका पीछे वाले डब्बे भी उतने अच्छे भागेंगे। अभी मोदी जी देखो, सबको भगा के रखते हैं, सब आ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे मिनिस्ट्री में। कभी गए हो आप किसी मिनिस्ट्री में? तो मैं दिल्ली था, तो जब मैं ईडी में काम करता था तो उस टाइम एक बार मौका मिला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स में जाने का। अपने साउथ ब्लॉक में है ये। 9:30 10 बजे सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं। उसी में एविएशन का भी ऑफिस था, और 9:30 10 बजे सारे मिनिस्टर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मोदी जी खुद ही 9:30 10 बजे आ जाते हैं। मोदी जी रोड से नहीं आते, उनके लिए अंडरग्राउंड की सुरंग है। तो जनरली बात क्या होती है, कि चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करती है। अगर आपका कप्तान, आपका कोच थोड़ा सा भगाने वाला हो आपको, तो तब मुझे वही एंकर का रोल निभाना पड़ेगा। अभी वर्ल्ड कप फाइनल में जीत गई इंडिया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो विराट कोहली ने क्या, कौन सा रोल निभाया उस दिन? एंकर का। और मैं बहुत गुस्सा कर रहा था उसके ऊपर कि यार क्या स्लो इनिंग खेल रहा है, लेकिन हारते थे तो सबसे ज्यादा गाली भी उसी को पड़ती, विराट कोहली को ही। हाँ, नहीं पड़ती, शिवम दुबे दोनों को। वो तो जीत गए अल्टीमेटली। उस दिन बहुत हो हल्ला हुआ बताए जयपुर में। आप लोग तो सिटी में रहते हैं, मैं तो गांव में रहता हूँ, बहुत जाके बहुत भीड़ भीड़ हो गई थी रोड के ऊपर रात में, सब सो गए थे आप लोग। फटाके तो बहुत चले थे। तो सर उसमें हम जो करेंगे सीआरपीसी के हमारे 60 से 70 लेक्चर होंगे, और सीआरपीसी एट ए लेंथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि और साथ में जो मैम होगी नया मैम, वो माइनर रहेंगे, माइनर और हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का सिलेबस और एपीओ का नया सिलेबस रिलीज हो गया, देख लिया होगा आपने। तो मैं आज ग्रुप पे भेज दूंगा एपीओ का नया सिलेबस, ठीक है? आज ग्रुप पे डाल दूंगा एपीओ का नया सिलेबस। हाँ, बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। एपीओ का नया सिलेबस आया है, मुझे नहीं लगता कि अभी लोग चेंज करेंगे। एपीओ का नया सिलेबस निकल चुका है, उसमें इन्होंने हिंदी इंग्लिश को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। पहले तो क्या था, सामान्य हिंदी सामान्य इंग्लिश, ये लिखा हुआ था ना। इस बार इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने आरजे से भी कम टॉपिक कर दिए हिंदी इंग्लिश में। स्वर संधि और विसर्ग संधि को छोड़कर संधि में बता दिया कि क्या पूछेंगे। संधि संधि टॉपिक है ना हिंदी में, उसमें बता दिया कि स्वर संधि नहीं पढ़नी, विसर्ग संधि नहीं पढ़नी, स्वर और व्यंजन को छोड़ के कुछ बता दिया। अब बच्ची कितनी उसमें विसर्ग बचती है, एक संधि सवाल पूछेंगे क्या? थोड़ा सा आपको मैं भेजूंगा, तो उन्होंने बहुत अच्छा से बनाया है हर चीज को। मैं आप ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा कि क्या उन्होंने बताया, किस हिसाब से उन्होंने बताया है। हम हर चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ज्यादा परेशान मत होना। सीआरपीसी एक 60 से 70 क्लास होगी, एविडेंस 40 क्लास में लूंगा, और आईपीसी में भी 40। कितने हो गए? 140 क्लास हो गई लगभग। अरे कितनी क्लास हो गई सर? सैटरडे संडे मिला दो तो कितनी क्लास हो गई? और तब तक इधर चलता रहेगा माइनर, ठीक है ना? अरे इधर क्या चलता रहेगा, इधर माइनर चलते रहेंगे और हिंदी इंग्लिश चलती रहेगी। और नया मैम जब माइनर पढ़ाने में आती है तो कितना तेज पढ़ा देती है, आपको पता ही है। और माइनर में क्या ही सवाल आते हैं, माइनर में कभी ट्रिकी सवाल नहीं आते। ये तो उन्होंने प्रोबेशन ऑफेंडर वाला तो उन्होंने बेवकूफों ने वो डाल दिया एक्सेप्शन, उसका प्रोवाइजर डाल दिया, इस वजह से वो सवाल खराब हो गया। अदरवाइज आप देखेंगे तो माइनर्स में कभी भी वो सवाल खराब नहीं होते हैं। माइनर्स में कोई ट्रिकी सवाल नहीं बनता है, बिल्कुल इजी इजी सवाल बनते हैं माइनर्स के। लेकिन यहाँ की इस पार्ट पे ध्यान देना जरूरी है। ये तीनों को मैं पूरा कराऊंगा, दिसंबर तक ये चलेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या कर, नहीं मैम पढ़ाएंगी शायद, एक बार मैम पढ़ा लेंगे, लेकिन 40 लेक्चर होंगे, मैम पढ़ा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 40 लेक्चर होंगे, लेक्चर 40 होंगे एपीसी के, 40 से 50 लेक्चर, डिपेंड करता है, ठीक है? ये नया हमारा एपीओ का पूरा सोर्स रहेगा अपना।
तो प्लीज अगर आरजेएस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है कोई बात नहीं, दिल हल्का मत करो, मेहनत करना स्टार्ट करो और लोकेश शेड्यूल बना के लेके जाओ, मेंस की तैयारी करो। और आप भी शेड्यूल बनाओ, 44 में हिम्मत मत हारो, ठीक है ना? 44 में भी हिम्मत मत हारो, पर 44 तो ईमानदारी से है ना, क्योंकि उसके पीछे एक एक नंबर भी जाना मतलब गेम हो रही है। लोकेश ईमानदारी से 49 है ना, उसके पीछे एक एक नंबर जाना भी फिर अपना गेम और हो जाएगा। कश्मीर कितना है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बड़ी बात नहीं है। कोई पेपर में बी बी सी 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 भी करके आया ना, उसके भी 20 आ जाएंगे, कहें की बड़ी बात है? क्या हम उस स्तर का पढ़ाते हैं कि 35 आए आपको? आदमी अगर बी बी सी 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 बी 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 करता ना तो भी 20 नंबर आ जाते उसके। सही बता रहा हूं मैं ये बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? कल मैं लिखवाऊंगा इसमें, और कल मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी लिखवाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है? कल सीपीसी का फर्दर, आज बस समझाने का पार्ट था, ठीक है? आज आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, अभी एक महीना हिंदी इंग्लिश की क्लास नहीं है। एपीओ में होगी ना क्योंकि क्लास, कहाँ होगी क्लास? एपीओ में, एपीओ के बेस में करेंगे हिंदी इंग्लिश की क्लास को, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है? 2 बार हिंदी का रिवीजन करवा चुके हैं। नए बच्चे जो आए उनको अभी 1.5-2 साल के तक जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये बच्चे भी तो एपीओ में आ जाएंगे ना वापस, जो फाउंडेशन में वो कहाँ जाएगा? एपीओ में। उसकी हिंदी इंग्लिश कहाँ कवर हो जाएगी? एपीओ में। बचे हुए टॉपिक इधर करवा देंगे, ठीक है? तो ये लास्ट 2.5-3 महीने बहुत मशक्कत हुई हम लोगों की भी, पर बच्चों